Hello everyone, welcome to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. So we will discuss about diversity in living organism today. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। आपको बता दूं कि साइंस का ये चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपको एक बेसिक नॉलेज मिलती है ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है और क्यों किया गया है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, हर एक एस्पेक्ट आपका यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डाइवर्सिटी। देखिए जो वर्ड यहाँ पर लिखा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका बेसिकली मतलब क्या है। डाइवर्स मतलब होता है बेटा काइंड्स, यानी कि कितने काइंड्स हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, क्यों इनको डिवीजन किया गया, क्या ज़रूरत है डाइवर्सिटी पढ़ने की। तो आपको इस चैप्टर में ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। देखिए अगर बायो लग गया इट मीन्स तो जनरल सी बात है, अगर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डाइवर्सिटी वर्ड बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक वर्ड है कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डाइवर्सिटी वर्ड यूज़ करना है। सो अगर बायो लग गया तो और स्पेसिफिक हो जाता है कि आपको लाइफ फॉर्म्स के बारे में ही डिस्कस करना है इन द टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। सो इट मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर कितनी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, यानी कि कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर मिलते हैं, उसी को आप बोलते हो बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है। जैसे कि कौन सा रीजन होता है ये, तो ये आपका अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये इसके जो बीच का रीजन है, इसी को आप बोलते हो क्या, मेगा डाइवर्सिटी। क्या बोलते हो, मेगा डाइवर्सिटी। और ये जो मेगा डाइवर्सिटी है, ये जो रीजन है आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का है अर्थ का, ये रिच इन डाइवर्सिटी होता है। रिच इन डाइवर्सिटी है तो किसकी डाइवर्सिटी के लिए रिच होगा, तो फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमें इसका क्लासिफिकेशन करना होगा, और क्लासिफिकेशन करेंगे तभी हम पहचानेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं रहते हैं। मतलब टू फाइंड देम एंड to know about them more in detail we need classification। and फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन बात तो ये है कि आपको उसका टैक्सोनॉमी, उसका नाम रखना होगा। उसको आप नाम रखोगे तो उसके फीचर्स के हिसाब से आप उसका नाम रखोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो उसके बारे में पता होना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैसे क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। जो एरिस्टोटल थे आपके, कौन थे, एरिस्टोटल। इन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल्स को किस बेस पर, इन्होंने कहा कि आप एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो कि जहाँ वो रहते हो, यानी कि यदि वो लैंड पे रहते हैं, वाटर पे रहते हैं, तो एयर पे रहते हैं, तो आप इस तरीके से आप उनको क्लासिफाई कर लो। तो जो लैंड पे रहते हैं उनको उन्होंने बोल दिया टेरेस्ट्रियल्स हैं, जो वाटर हैं वो एक्वेटिक बोल दिया, जो एयर है उनको एम्फीबी, वो आपके एयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इनको क्लासिफाई किया। लेकिन फर्दर जो और हमारे जो साइकोलॉजिस्ट आए, जो हमारे और भी फिलोसफर्स थे, साइकोलॉजिस्ट कहना गलत होगा, फिलोसफर्स कहोगे आप, तो जो फिलोसफर थे जो नेक्स्ट, उन्होंने कहा ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है, ये कोई बेहतर तरीका नहीं है जिससे आप किसी को ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर लोगे। क्यों, क्योंकि हैबिटेट तो कई जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कॉमन हो सकते हैं, बट उनके फीचर्स कॉमन नहीं हो सकते हैं। अब वो सेम हैबिटेट में जरूर मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनके फीचर्स एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप उनको एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कोरल्स हैं, वेल्स हैं, ऑक्टोपस है, स्टारफिश हैं, तो इनके फीचर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका हैबिटेट क्या है, सेम है। तो इनके फीचर्स के हिसाब से भी तो आप इनको अलग करिए, क्लासीफाई करिए। आप क्लासिफिकेशन आप जो है बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से आप इनको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो, एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। ये था अरिस्टोटल को यहाँ पर इन्होंने फेल किया, जो नेक्स्ट फिलोसफर्स आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इतना जानना है कि आखिर किस बात के लिए जो है अरिस्टोटल को यहाँ पर उनको ड्रॉबैक या फिर उनको डिमेरिट्स उनके निकाले गए। तो आप बता सकते हो कि इन्होंने हैबिटेट सिर्फ बताया था, लेकिन हैबिटेट तो कई एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स का कॉमन हो सकता है, लेकिन उनके फीचर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड है इसका क्या मतलब है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर फीचर क्या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है क्या, कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो, अपीयरेंस हो, बिहेवियर हो, ठीक है। यानी इन सब चीज़ों का क्या उसमें पाया जा रहा है क्या। जैसे मान लीजिए कोई एक आपका ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी लीजिए, जैसे आप ऑक्टोपस ले लीजिए आप, ठीक है।
तो क्या इसके अंदर पर्टिकुलर फीचर क्या है, अपीयरेंस कैसा है इसका, बिहेवियर कैसा है इसका। बहुत ही सिंपल वर्ड में बोला जाए तो फॉर्म्स एंड फंक्शंस क्या हैं इसके, तो इस बेसिस को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हो किसी ऑर्गेनिज्म में तो आप उसको बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही हम इनको क्लासिफिकेशन करने वाले हैं आगे जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जैसे आप अब जो कैरेक्टर्स हमने बात किया तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनका क्लासिफिकेशन आप कंक्रीट वे में कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे क्या उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं इसका मतलब वो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। क्या होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। और जब यूकैरियोटिक सेल्स होंगे तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, उनके पास न्यूक्लियस होगा, उनके अंदर सेलुलर प्रोसेस भी पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है कि कॉन्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, यानी कि आप उच्च श्रेणी का हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आप कैसे कर रहे हो, यानी कि कैसे इनकी हायरार्की मेंटेन हो रही है क्लासिफिकेशन में, इसके कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो अब आप सीख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हों, न्यूक्लियस हो, और अगर सेलुलर प्रोसेस उसमें हो रहा है तो आप उसे यूकैरियोटिक सेल डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, यानी कि यूकैरियोटिक सेल भी एक तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू आप क्लासिफिकेशन कर पाते हो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट बात करें, क्या एक कॉन्क्रीट पॉइंट और हो सकता है, कॉन्क्रीट कैरेक्टर क्या हो सकता है, वह है न्यूक्लिएटेड सेल। क्या है? न्यूक्लिएटेड सेल। यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको न्यूक्लिएटेड सेल मिलता है, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि उसको आपको किस कैटेगरी में डिवाइड करना है। यानी कि मान लीजिए कोई एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, तो आपको कई सारे ऑर्गेनिल्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको ये कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो आप उसको एक कैटेगरी में रख दो। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर आपको न्यूक्लिएटेड सेल वाले कुछ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो आप उनको एक साइड अलग कैटेगरी में बनाकर रख दीजिए। ठीक है, इधर मान लीजिए कैटेगरी ए और इधर मान लीजिए कैटेगरी बी। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब देयरफॉर जो न्यूक्लियस होगा ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। जब भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो न्यूक्लियस को एक बेसिक कैरेक्टर की तरह मानते हैं। ठीक है, कि न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो सेल्स हैं क्या वो सिंगली हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड है या फिर मल्टी सेलुलर है, इसके बेसिस पर भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि अमीबा और वर्म हो गया। जैसे कि इनके जो सेल्स होते हैं अगर ये ग्रुप टुगेदर हैं तो उनका बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट होगा, अगर सिंगली सेल्ड हैं तो उसका भी बॉडी डिज़ाइन आपको डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट आप पता कर सकते हो कि वो अपने फूड का जो उनका न्यूट्रिशन का लेने का जो तरीका है वो क्या है। क्या वो स्वयं यानी कि खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस, या फिर आउटसाइड से अपना फूड लेते हैं अपना फूड, यानी कि हेटरोट्रॉफ्स हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसके बेसिस पर भी आप यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हो। तो बहुत बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं और इनको जो आपको याद रखना है कि आप किन बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसके अंदर पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। दूसरा, क्या उसमें न्यूक्लियस का प्रेजेंस है। तीसरा, क्या सिंगल है या ग्रुप ऑफ सेल हैं, यानी कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। देन इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं कि अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेगा, फोटोसिंथेसिस से या फिर किसी और तरीके से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बॉडी का। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्या उसके अंदर पाए जा रहे हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करते हो, क्या कुछ ऐसा उसके अंदर पाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जी, इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। तो आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हैं। आपको यहाँ पर दिखें 6 पॉइंट्स लिखे हैं और ये 6 पॉइंट्स बहुत ही ईजी हैं। आप इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार आप अब और इस वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करें क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो बहुत ही आसान सा एक वर्ड समझिएगा कि क्लासिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवोल्यूशन। यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं, यानी कि जो लाइफ फॉर्म्स यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही नज़दीकी से जुड़ा होगा किससे, एवोल्यूशन से। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स भी आप इस तरीके से कर पा रहे हो क्योंकि जब इवोल्यूशन होता है तो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, और जब चेंजेस आते हैं तो आपको उसके अंदर क्या मिलेंगे, उनके अंदर बॉडी डिज़ाइन अलग मिलेगा, सेल स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, उसके अंदर कुछ नए फीचर्स पाए जाएंगे। तो उसी तरीके से आप फिर उनका क्लासिफिकेशन भी करते हो और वो एक क्लास से दूसरी क्लास में डिवीजन हो जाता है उनका। सो इसलिए कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के बेस पे ही आप क्लासिफिकेशन कर पाते हो ऑफ लाइफ फॉर्म्स का। सो आई होप आपको ये पॉइंट आपको क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बहुत ही नज़दीकी से आप इसको समझ पाए होंगे, मेरी ऐसी आशा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे
बता सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां भी आप पूछ सकते हैं अपने क्वेरीज। सो आप डिस्कस करते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन क्या है बेसिकली, अभी हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोल्यूशन और इन अदर वर्ड्स क्लोजली रिलेटेड टू इवोल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिकली व्हाट इज इवोल्यूशन, आखिर इवोल्यूशन है क्या। तो इवोल्यूशन इज नथिंग जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन, मतलब कि आपके बॉडी डिजाइन में कितने चेंजेस का एक्यूमुलेशन हुआ है थ्रू आउट द टाइम टू सर्वाइव बेटर इन अ स्पेसिफिक रीजन। यानी कि एक थ्रू आउट द टाइम आपकी बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस, यानी कि चेंजेस का एक्यूमुलेशन कितना हुआ है और उन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस की वजह से आपके बॉडी डिजाइन में क्या डिफरेंस आया है, क्या आप एक पहले से बेहतर अब सर्वाइव कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, इसको बोलते हो आप इवोल्यूशन। यानी कि थ्रू आउट द टाइम ऑफ हिज लाइफ स्पैन कुछ एक्यूमुलेशन अगर देखे गए हैं चेंजेस को लेकर तो आप उसे बोलोगे व्हाट दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है। ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था अपनी बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने ही बताया था, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सो देखिए बेसिकली बायोडाइवर्सिटी की जब ये तो शायद मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि डाइवर्सिटी क्या है। इट इज नथिंग जस्ट द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अर्थ इज नोन एज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। एंड ये मेगा डाइवर्सिटी का जो रीजन है ये आपको पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है इसी को आप बोलते हो मेगा डाइवर्सिटी। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर मोनेरा, फिर मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लेके मोनेरा को, जैसे जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमलिया है, तो यानी इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। लेकिन यहाँ पर समझते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स किस बेस पर किया गया। यहाँ पर एक नाम को याद रखना है, जब भी आप हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो रॉबर्ट विटेकर का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया इन ऑर्गेनिजम्स को या लाइफ फॉर्म्स को। पहला है आपका मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका फंजाई, चौथा है आपका प्लांटी और जो आपका फिफ्थ है दैट इज एनिमलिया। सो आई होप आपको ये क्लियर है 5 किंगडम्स। अब इन 5 किंगडम्स का जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली किस बेस पर किया गया, तो पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो आपने अभी पीछे पढ़ा, एंड देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसा लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम्स में। किसको, लाइफ फॉर्म्स को, ऑर्गेनिजम्स को। फर्दर वूज आए, ये भी एक बहुत ही उम्दा फिलोसफर थे, तो ये आए और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मोनेरा जो आपका किंगडम है इसको 2 कैटेगरी में आप और डिवाइड कर सकते हो। इन्होंने क्या कहा, मोनेरा को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला आर्की बैक्टीरिया जिसे आप आर्की बोलते हो, और यू बैक्टीरिया जिसे आप बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी कहते हो। लेटर क्लासिफिकेशन हुआ इनका कुछ इस तरीके से। फिर और जो नए फिलोसफर्स हैं इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, ये जो आपने किया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करिए कि अब इनको थोड़ा सा और ज़्यादा कैटेगराइज करिए जिससे कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बेसिकली क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं रहेगा तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जा रहा है इनके बारे में समझ पाना किसी पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म के बारे में। तो इन्होंने कहा देखिए ऐसा करिए, आप किंगडम बनाइए, फाइलम बनाइए, ठीक है, फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट बनाइए आप। इसके बाद किस क्लास में वो आता है वो क्लास लिखिए, फिर ऑर्डर लिखिए, फिर फैमिली लिखिए, फिर जीनस लिखिए उसका, फिर स्पीसीज लिखिए। यानी इन बेसिस पर आप जो है अब क्लासिफिकेशन आप करोगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए दैट इज स्पीसीज, यानी कि बेसिकली स्पीसीज क्या होता है। आपने बहुत ज़्यादा अगर आप देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा, अगर आपने कभी स्पीसीज पूछा हो कि बेसिकली स्पीसीज क्या है, तो क्योंकि हर बार एक ही वर्ड आता है स्पीसी, तो क्या है आज के बारे में समझ लीजिए। यदि आपने कभी नहीं पूछा है तो आज जान जाएंगे आप कि स्पीसीज क्या है। बेसिकली हम स्पीसीज उनको बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को दैट आर सिमिलर एनफ टू ब्रीड एंड परपिचुएट, यानी कि ऐसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीड कर सकें और अपने आप को परपिचुएट कर सकें, यानी कि ग्रोथ को अटेन कर सके, दे आर नोन एज स्पीसीज, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर हों, इतने सिमिलर हों कि वो ब्रीडिंग हो जाए उनमें और परपिचुएट कर जाए और उनको अपने आप को पनपा पाएँ, ग्रोथ कर ले, तो दे आर नोन एज स्पीसीज। सो आई होप आपको क्लियर है, अब आप स्पीसीज बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाओगे कि स्पीसीज क्या है। नेक्स्ट जो आपका
वीडियो होगा, जो वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, दैट विल बी रिलेटेड टू द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, कहीं कोई डाउट नहीं है। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक जहां आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को लीव कर दीजिए, वहां आपको फीडबैक मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।